मंच पर मौजूद हैं और इस मंच के जरिए हम आपको गौ की महत्ता, गीता की दैनिक सामाजिक जीवन में आवश्यकता और गीता का सर्वधर्म संदेश, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हर मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन का सार अगर कहीं से समझना है तो आपको गीता जरूर समझनी होगी, ये हम सब जानते हैं। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपने दूसरे सेशन की शुरुआत करेंगे। दूसरे सेशन को होस्ट करेंगे मेरी सहयोगी सोनल दहिया और इस सेशन के जो खास मेहमान हैं उनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर संतोष दहिया, राष्ट्रपति अवार्डी, खाप नेता, समाज सेवी, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। डॉक्टर सुषमा गुप्ता, वाइस चेयरपर्सन, रेड क्रॉस हरियाणा, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका भी, प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। सुभाष चंद्रा, डीएसपी हेडक्वार्टर, कुरुक्षेत्र, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी सोनल दहिया। बहुत शुक्रिया अनन्या। तारुफ हालांकि अनन्या ने करवा दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं हमारे मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। संतोष दहिया, डॉक्टर संतोष दहिया राष्ट्रपति अवार्डी हैं और खाप नेता हैं। हमारे साथ सुषमा गुप्ता हैं जो कि वाइस चेयरपर्सन है रेड क्रॉस हरियाणा की। सुभाष चंद्र, आप डीएसपी हेडक्वार्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि आज का विषय है नारी सशक्तिकरण, हम बहुत सुनते हैं इस शब्द को और कहीं ना कहीं इसके जो मायने हैं वो धीरे धीरे हमारी सोच के अनुसार बदलते चले जा रहे हैं। हमारे मंच पर जो मंचासीन महिला शक्ति है, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगी, आपको नमन करना चाहूँगी। और जो महिला रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उनमें से भी हमारे बीच में अधिकारी बैठे हैं, मैं आपको भी सलाम करती हूँ सर। हमने सत्र के शुरुआत में हमारे सत्र के जो विषय रहे वो गौ गीता गार्गी से संबंधित हैं। और गार्गी चूँकि महिला, बच्ची के लिए ये शब्द जो है वो प्रचलित है, तो हमने आज नारी सशक्तिकरण का विषय भी आज हमारे इस सत्र में रखा है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संतोष दहिया आप ही के पास आना चाहूँगी। बहुत बड़ी फेहरिस्त है महिला सशक्तिकरण की। जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप चूंकि खाप नेता हैं, आप बेहतर समझती हैं परिस्थितियों को जब लोगों के बीच में जाती हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कहीं ना कहीं जो एक सोशल प्रेशर है, जो सामाजिक दबाव है, वो क्या महिला के हकों हुकूक की लड़ाई को कमजोर बनाता है? सबसे आप ही माइक लीजिए। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस विषय को उठाया है आज उस पर चर्चा करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं की बात की जाती है, आप सब ने देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब हुआ, बहुत बड़े बड़े शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन महिलाओं के लिए कही गई, बहुत बड़े बड़े बैनर्स का यूज़ किया गया। लेकिन क्या वास्तव में, क्या धरातल पर उन महिलाओं को वो सम्मान मिलता है जो जिसकी वो अधिकारिणी है? मैं जब गांव में जाती हूं, मैं महिलाओं को अक्सर देखती हूं, सुबकती हैं, सिसकती हैं, रोती हैं। यहां तक कि आज के दौर में जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको रोते हुए देखती हूं और वो कहती हैं हम पढ़ना चाहते हैं, हम नौकरी करना चाहते हैं, हम समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी जाती। क्योंकि मैं ये मानती हूं इतिहास में कभी भी महिलाओं के लिए सुखद माहौल नहीं रहा। चाहे वो द्रौपदी चीरहरण हो, जिसमें भीष्म पितामह बैठे हो, जिस सभा में गुरु द्रोण बैठे हो, ऐसी सभा में एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाती हो और हर किसी के मुंह पर ताला लग जाता हो, उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट रहा जिन लोगों ने उस दृश्य को देखने की कोशिश की या जो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भागीदार रहे, उन सब का सर्व सत्यानाश हुआ। चाहे वो कभी हुआ और कैसे हुआ, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका नाश हुआ। सीता का जब हरण हुआ
मैं इसको इस तरह से लेती हूं कि एक महिला के कारण एक द्रौपदी चीरहरण हुआ तो महाभारत हुआ, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हर जगह पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं मैं देखती हूं। यूएन की रिपोर्ट में देख रही थी, 1 घंटे में एक महिला के साथ जब बलात्कार किया जाता हो, हर साल 1 लाख महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हों, तो सोचने का विषय है और हम सबको इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि एक स्वीटी कांड कुरुक्षेत्र ने भी झेला। एक बच्ची जो महज इनोसेंट, जो 11वीं 12वीं की स्टूडेंट है, उस बच्ची को किस तरह से चाकुओं से काटा गया, और ये सारा कुरुक्षेत्र की नगरी, ये सारे लोग साक्षी हैं उस बात का, हम सब ने उसको देखा, तो माहौल बेहद खराब रहा। इसके लिए हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और वो पुष्यमित्र उपाध्याय की एक कविता है ना, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता है। डॉक्टर सुदेश शिकारा हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार मैम का स्वागत कीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र से मैडम आती हैं और अब नई नई जिम्मेदारी उन्होंने एज अ वाइस चांसलर संभाली है। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं मैम। डॉक्टर सुदेश शिकारा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, महिला शक्ति का, महिला सशक्तिकरण का एक साक्षात उदाहरण आज हमारे सामने है। एक बेहतरीन शिक्षाविद रही हैं, उसके साथ ही साथ एक शोधकर्ता रही हैं। तो हम मैम से सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा का जो सफर मैम रहा, आज का हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण का। आप चूंकि शिक्षा से सीधे सीधे जुड़ी हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जब एक नारी शिक्षित होगी तो ही वो अपनी तमाम चीज़ों को सॉर्टेड रख पाएगी। आप एज अ शिक्षाविद आज इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे मैम? आप ये माइक लीजिए मैम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे इंडिया न्यूज़ ने बुलाया और अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की और महिला सशक्तिकरण की, मुझे लगता है ये बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेटेड है। मैं एक बहुत छोटे परिवार से, ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ और जो मेरा ये सफ़र रहा है ये केवल शिक्षा की बदौलत ही रहा है। तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि विमेन को एम्पावर करने का एक ही तरीका है, वो है उनको शिक्षित करना। और जिस विश्वविद्यालय से मुझे अभी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भगत फूल सिंह होते थे, जिसको कि बहुत लोग हरियाणा में जानते नहीं हैं। और ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम जो हिस्ट्री है उसको अपने करिकुलम में इंक्लूड नहीं करते, और हिस्ट्री पढ़ने से हमें पता लगता है कि किस किस प्रकार से जो है लोगों ने महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया है। 103 वर्ष पहले भगत फूल सिंह, जो कि एक पटवारी की नौकरी करते थे, उन्होंने अपना जो है अच्छी नौकरी छोड़ के महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। मैं आज इस मंच से उन सभी लोगों को जिन्होंने महिला एजुकेशन के लिए इज इट नॉट ऑडिबल किया, उनको बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ। और मुझे केवल एकमात्र एक ही शिक्षा ही ऐसा रास्ता दिखता है जिससे महिला सशक्तिकरण में आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित तौर पर इससे पहले मैंने भी कहा कि शिक्षा एक अपने आप में बहुत बड़ा जरिया है जिसके जरिए हम महिला को मजबूत बना सकते हैं। इससे पहले जब हम डॉक्टर संतोष दहिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक सामाजिक दबाव कहीं ना कहीं महिला के ऊपर, हम कह सकते हैं कि संस्कृति, संवेदनाओं और सरोकारों से, संबंधों से जोड़कर महिला को देखा जाता है। तो क्या ये लड़ाई कहीं ना कहीं डॉक्टर सुषमा गुप्ता कमजोर बन जाती है जब स्त्री के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां लाद दी जाती है? उससे वो भी उम्मीद की जाती है जो वो नहीं होती, जो चेंजेस वो नहीं कर सकती है उससे उस बदलाव की उम्मीद भी की जाती है। तो क्या कहीं ना कहीं ये दबाव जो है वो उस लड़ाई में आड़े आता है? जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा को धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया। सोलंकी जी का शुक्रिया, वो मुझे ऐसे मौके देते रहते हैं अपने विचार साझा करने के लिए। सबसे पहले ये नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं और जो नवरात्रे हैं उसकी भी सबको शुभकामनाएं।
ये बड़ा अच्छा मौका है, आज हमारे नवरात्रे शुरू हैं तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक इन्होंने लिया है इंडिया न्यूज़ वालों ने, गो, गीता और गार्गी। तो इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या जिम्मेवारियों से ये भाई प्रेशर पड़ता है महिलाओं पे बहुत प्रेशर पड़ता है। एक वो इमोशनल बहुत होती हैं, फिजिकली वीक होती है लेकिन मेंटली स्ट्रांग होती हैं, लेकिन वो अपने घर वालों की इज्जत के आगे वो सब कुछ दबाव चुपचाप सह लेती हैं। चाहे वो कोई भी इनके रीति रिवाज होते हैं, इनके रूढ़िवादी विचार होते हैं घर वालों के, शादी के बाद तो उनको बहुत झेलना पड़ता है। पैदा होते ही उनको ये सुनना पड़ जाता है कि तुम तो पराई हो, ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं। तो शुरू से ही उसके दिमाग में एक बात ठूस दी जाती है कि ये घर उसका नहीं है। ससुराल में जाती है तब भी कह देते हैं ये घर तुम्हारा नहीं है। तो वो जाए तो लड़की कहाँ जाए, उस पर इतना मानसिक दबाव डाल देते हैं इवन कि वो अपनी मर्जी से बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती। लड़की होती है तो उसकी लड़की को कोख के अंदर ही मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लड़का चाहिए, इसीलिए उसकी लड़की को मार दिया जाता है। आजकल ये बंद कर दिए टेस्ट, इस वजह से बच्चे थोड़े सेफ हो रहे हैं। हरियाणा में हमारी रेशो भी काफ़ी बढ़ गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, सीएम साहब खट्टर जी बहुत महिलाओं के लिए सोचते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें करी हैं। लेकिन जो महिलाओं इनकी सोच है परिवारों की वो हम नहीं बदल सकते, उसको बदलने में टाइम लगेगा। पहले से तो अब तक काफ़ी चेंज आ गया है, पहले के कंपैरिजन देखा जाए तो औरतों की हालत बहुत सुधरी है। उसका जीता जाता हम भी उदाहरण है कि हम इस स्टेज पे आके बैठे हैं। मैंने खुद 12 साल इतना लंबा घूंघट करा है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे घर में भी सारे रूढ़िवादी थे, तो मेरे को तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सपोर्ट करी तो मैं सोशल निकली। तो इसलिए थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाएगी तो उससे क्या काफी फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बदलाव की उम्मीद देखी जाती है। और देखिए, बदलाव भीतर से शुरू होता है। कहते हैं ना कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तो ही ये जमाना बदलेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। डीएसपी हेडक्वार्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं। डीएसपी साहब, वैसे तो नारी में शक्ति है कि वो भैरव का सिर काट सकती है, लेकिन फिर भी उसे गुफाओं में छिपना पड़ता है। आप वो शख्सियत हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां जो हैं और जो पहले ज़माने में परिस्थितियां थी, किस तरीके से आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर उस चीज़ को देखते हैं, महिला की स्थिति? सबसे पहले तो पुलिस विभाग की तरफ से इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया। दूसरा, सभी आए हुए मेहमानों को नववर्ष की और नवरात्रों की शुभकामनाएं। जैसा कि हम पुलिस विभाग में देखते हैं, अब भी कंप्लेनेंट जो है वो कंप्लेंट करने सामने नहीं आता। किसी भी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो सबसे पहले तो उसको वहीं परिवार में ही दबाने की कोशिश की जाती है कि वो कंप्लेंट ही ना करे। तो मेरी आपके माध्यम से ये अपील है कि भी किसी भी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो उसको रिपोर्ट जरूर करें। उससे ऐसा है कि उसको न्याय मिलेगा, फिर दूसरा लोगों पे भी असर पड़ेगा। दूसरे बच्चों के साथ अगर किसी के साथ ऐसा अपराध होता है तो वो भी सामने आएंगे। किसी भी कोई अपराध होता है तो उसको दबाया ना जाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, मैं इसी का जिक्र इससे पहले कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक दबाव है वो विमेन को उसके राइट्स के लिए फाइट करने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैरियर है। डॉक्टर संतोष, अभी इससे पहले एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया गया और मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि पिछले 15 साल से स्कूल के समय से मैं बेटी बचाओ अभियान से जुड़ी हुई हूँ और मैंने मंच पर जाकर भीख मांगी है कि बेटियों को पैदा होने दो। और आज इसी मुद्दे को उठाया गया है तो मेरे लिए अपने आप में ये बहुत भावुक क्षण है। एक बेटी होने के नाते तकलीफ भी है इस बात की कि आज भी उसी मांग के साथ खड़ी हूँ, लेकिन मैं अपने चैनल पर आज फख्र महसूस करती हूँ कि आज कम से कम हमने चिंतन का ये यहाँ पर लोगों को बुलाया और हम चिंतन कर सके इस मुद्दे पर। भ्रूण हत्या के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है कि क्यों आज भी जब बेटियां आकाश को छूने लगी हैं तो क्यों धरती पर उन्हें मारा जा रहा है?
बेटियों को कोख में मारने के कई कारण हैं। जब संसद में बैठकर कोई सांसद महिला को टंच मार बोलता हो, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, लेकिन किसी विधानसभा में बैठकर कोई विधायक उन्हें पराया धन कहता हो। यूएन की रिपोर्ट ये बोलती है कि भारत में बेटियों को बोझ समझा जाता है। क्यों? क्योंकि दहेज हत्या आज भी हो रही है। चाहे हमारी बेटियां चांद को छू रही हैं, चाहे हमारी बेटियां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन रही हैं, बेशक हमारी बेटियां पर्वतारोही हैं, आज वर्दी पहन के देश की रक्षा कर रही हैं, उसके बावजूद जब उनकी शादियां होती हैं तो दहेज मांगा जाता है, और अगर दहेज नहीं मिलता तो उसकी हत्या कर दी जाती है। आज जब वो स्कूल कॉलेज जाती हैं तो उनको सिक्योरिटी के लिए कभी ना कभी कोई भाई या पिता छोड़ के आता है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, पता नहीं मेरी बेटी सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे हालात में हर माँ बाप को एक डर है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमें बेटियों को सुरक्षित रखें तो कैसे रखें इस माहौल में, कि इसमें केवल मैं ये मानती हूँ केवल सरकार अकेली काम नहीं कर सकती, सरकार सहयोग कर सकती है, उसके साथ साथ मीडिया, हमारी जो पूरा तंत्र है उस सब को साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज है, जो बुजुर्ग लोग हैं, गांव दर गांव जाकर, जैसे हमने कमेटी बनाई है, हर गांव में कमेटी हम बना रहे हैं, 21-21 लोगों की कमेटियां, जिनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। वो गांव में उस कमेटी को हर किसी का पता होता है कि भाई कौन सही है और कौन गलत है, कौन लड़का किस लड़की के पीछे जाता है। तो इस तरह अगर वो कमेटी बन जाए, वो लोग जो सिंसियर हैं, वो लोग जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका तजुर्बा है, वो लोग सरकार के साथ मिलकर अगर सहयोग करें तो मुझे लगता है इस हत्या, जो भ्रूण हत्या हो रही है, वो रोकी जा सकती है। क्योंकि बेटियों का इतिहास हमेशा स्वर्णिम रहा है। उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने दिखा दिया कि हम में दम है। उनको मौका मिला तो उन्होंने 26 जनवरी पे पूरी परेड को लीड किया। जब उन्हें मौका मिला तो राष्ट्रपति भवन पहुंची। जब उन्हें मौका मिला तो देश का नाम रोशन किया। जब हम एक मेडल के लिए तरस रहे थे तब हमारी 2-2 बेटियां देश का नाम रोशन कर रही थी। ऐसे में हमारी कोई भी किसी भी क्षेत्र में आज बेटियां कम नहीं है। जरूरत है हम सबको सहयोग करने की। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज को मानती हूँ, हमारी सोच अभी भी निम्न स्तर की है। हम लड़कियों को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहते जिस लेवल पे उनको ले जाना चाहिए। मेरी अपनी टेक्निकल टीम से दरख्वास्त है कि प्लीज माइक का जो इशू है उसको रिजॉल्व करें। हमारे गेस्ट को भी परेशानी हो रही है और हमें खुद भी परेशानी हो रही है। डॉक्टर सुदेश शिकारा, महिला की लड़ाई एक तो महिला होने की ही है। सबसे पहला तो वही एक तकलीफ की बात है कि वो महिला है। उसके बाद वो लड़ाई कहीं रेसिज्म की है, कहीं कास्टिज्म की है, कहीं एजुकेशन को लेकर है, कहीं बहुत सारे इशू हैं कि महिला को जो एक फ्रंट पर लड़ने पड़ते हैं। आप तो एक शिक्षाविद रही हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, लंबा सफर रहा है। आप किस तरीके से इन चैलेंजेस को देख रही हैं और कैसे इन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए आज इस मंच से कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चैलेंजेस तो हर एक मनुष्य की लाइफ में होते हैं, केवल महिलाओं की लाइफ में नहीं रहते हैं। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जब हम किसी भी महिला की डिबेट में जब आते हैं तो मैं इसको कभी भी मेल वर्सेस फीमेल नहीं मानती हूँ। पहला मुझे लगता है, जैसे संतोष जी ने कहा, कि महिलाओं को स्वयं इसकी अवेयरनेस होनी पड़ेगी। It will start from her own self, family, then it will come to the society and then government will come in. मेरे अपने जीवन में, अपने परिवार में पिताजी से, हस्बैंड से, बहुत सारे मेल से ही सपोर्ट मिला है। तो मैं कभी भी जो ये मेल फीमेल की स्थिति में कौन जिम्मेदार है, बात कह रही हैं मैम आप, कि हमने इस लड़ाई को जेंडर बायसनेस की लड़ाई बना दिया है। ये लड़ाई इक्वालिटी की लड़ाई है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी महिलाओं से आगे जाना चाहती हैं, पुरुषों से आगे जाना चाहती हैं। मुझे ऐसा लगता है ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। समय थोड़ा सा कम है। डॉक्टर सुषमा गुप्ता, आपसे भी मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। हेलो, इसके लिए तो देखो एक ही बात कहेंगे, ये हमारी जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। औरत ही है और एक घर में जो बच्चे की हत्या भी करवाती है, उसको दहेज भी चाहिए लड़के की शादी में। अगर हम उन्हीं की सोच बदल दें,
असली वुमेन एम्पावरमेंट तो यही होएगा। पहली बड़े आदमी की सोच अलग है, जो आज का यूथ है उसकी सोच ऑलरेडी बदली हुई है। मैं खुद रेड क्रॉस की वाइस चेयरपर्सन होने के नाते हम लोग हमेशा कैंप लगाते हैं, उसमें उनको अवेयर करते हैं हर चीज़ के लिए, उनको बताया जाता है, तो वो सारे इस चीज़ के लिए तैयार है कि बिना दहेज के शादी करेंगे, कोई बच्चे को मतलब भ्रूण हत्या नहीं करेंगे कन्या की। तो इसके लिए हमें सोच ही बदलनी, और कोई नहीं, रूढ़िवादी सोच है जो, इसी में हम बदलाव लाएंगे तभी सभी काम संभव हो सकता, नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने डीएसपी साहब। आपसे भी मैं कमेंट ले लेती हूँ, विमेन सिक्योरिटी को लेकर आज इस मंच से आप और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा इस पुलिस विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे हेल्पलाइन 1091 है या वुमेन हेल्प डेस्क हैं, क्योंकि पहले थानों में महिलाओं की पोस्टिंग नहीं होती थी, अब हर थाने में एक एएसआई रैंक की अधिकारी पोस्टेड है, और कोई भी महिला अपने साथ हुई किसी भी प्रकार के अपराध के बारे में वो आकर के महिला अपनी बात खुल के बता सकती है, तो वो आकर के अपनी रिपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा पिछले दिनों डायल 112 का भी शुभारंभ सरकार द्वारा किया गया है, उसका भी भरपूर उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इन तमाम चीजों पर 5 से 7 मिनट में पुलिस जो है 10 मिनट तक पुलिस पहुंच जाती है मौके पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, कारणों पर विवाद हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही कड़वा सत्य है कि औरत आज भी हिंसा की शिकार है। उसे जीवनदायिनी रक्षादायिनी कहा जाता है, लेकिन गर्भ में हत्या भी उसी की होती है। उसमें भैरव का सिर काटने की शक्ति है, लेकिन उसे आज भी गुफाओं में छिपना पड़ता है। वो आकाश में की ऊंचाइयां छूने लगी हैं, लेकिन धरती पर आज भी शराबी पति उसे पीटता है। तो इन परिस्थितियों का बदलना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं इसके लिए महिला को ही अपने स्वयं सिद्धा के सूत्र को अपनाना पड़ेगा कि आप अपने आप को सिद्ध करिए, तभी कहीं ना कहीं आप जमाने को ये सिद्ध कर सकते हैं कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस सत्र में शामिल होने के लिए। अब हम अपने अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। अनन्या, ओवर टू यू।